मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस के अंदर लेसन नंबर 18 के आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो पिछले वीडियो में हमने जल प्रदूषण को कंप्लीट पढ़ लिया था। अब आज के वीडियो में पिछले वीडियो में हमने वायु प्रदूषण को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आप भी ध्यान से मन लगा के पढ़ना और अपनी बुक को साथ में आप लोग भी निकाल लें। कक्षा 7 में आपने सीखा था कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। ये सोचिए तथा उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। आपने देखा कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। अब ऐसे है कि भाई जल हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, आप सभी लोगों को पता है। हम हर छोटी मोटी आवश्यकता के लिए जल का उपयोग कर, हमारी हर छोटी मोटी आवश्यकता में जल क्या होता है, शामिल होता है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, कृषि बढ़ रहे हैं और जल क्या होता जा रहा है, हमारे लिए दुर्लभ होता जा रहा है। आपने यह भी देखा होगा कि कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किया जा रहा जल कितना गंदला हो जाता है। मतलब जो नहाते हैं, उसके बाद कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ करने के बाद जो जल होता है वो कितना गंदा हो जाता है, वो उपयोग करने लायक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उसकी गुणवत्ता को कम करके उसके रंग और गंध को भी क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। हम लोग जब कपड़े धोते हैं या कुछ काम करते हैं तो जल में कुछ ऐसी चीज़ें मिला देते हैं। जैसे हम जब कपड़े धो रहे हैं तो फिर क्या होता है, उसमें जो है ना कपड़े धोने वाली जो सरफ होती है, जो मैल होता है या फिर है ना जो साबुन होती है, उसकी केमिकल्स भी क्या मिल जाते हैं उसके अंदर, और बहुत सारी गंदगी भी मिल जाती है, जिससे क्या होता है वो पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसका रंग भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जब भी वाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। ठीक है ना, जल में जब वाहित मल होगा, विषैला या रसायन होगा, गाद जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। और जल को दूषित करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, जल प्रदूषक। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई जल प्रदूषक किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई जल को दूषित करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, जल प्रदूषक कहते हैं। जल कैसे दूषित हो जाता है, अब जल दूषित कैसे होता है, कैसे नहीं होता, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। देखो, विशिष्ट अध्ययन। गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। गंगा क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। और सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है, गंगा नदी है। यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है। भारतीय करोड़ों व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं और जीविकाओं के लिए क्या है, इस पर निर्भर है। परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से है जिनका अस्तित्व क्या है, खतरे में है। अब गंगा नदी का मतलब इन्होंने जो WWF ने जो अध्ययन किया, इसके अंतर्गत उन्होंने पाया कि गंगा नदी क्या है, अब खतरे के निशान पर है। मतलब क्या, और उसका पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसका मतलब वो पीने योग्य नहीं रहेगा, तो खतरे के निशान पर है। इसके प्रदूषक स्तर में कई वर्षों से निरंतर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों से होकर यह नदी प्रवाहित हो रही है, वहां के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी में फेंक रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित हो रही है वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, कूड़ा करकट हो गया, जो वाहित मल हो गया, या फिर मृत जीव हो गए, या बहुत से हानिकारक पदार्थ हो गए, इसमें गंगा नदी में क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इनके जल में जल जीव जीवित नहीं रह पाते, वहाँ वह नदी निर्जीव हो गई है। मतलब जो वास्तव में जो कई स्थान पे इतने ज़्यादा प्रदूषण हो रखा है वहाँ पर कि भाई जल प्रदूषण इतना अधिक है कि वहाँ पे जल जीव क्या रह रहे हैं, जीवित नहीं रह रहे। क्योंकि क्या है कि पानी इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है तो उनको अच्छी तरह से क्या नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो जीवित कैसे रहेंगे, फिर आप ही बताओ। तो इसलिए वहाँ की नदियाँ जहाँ पर जल जीव भी जीवित नहीं रह पा रहे, वहाँ की नदियों को क्या बोल रहे हैं, निर्जीव। 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं।
तो भाई इस नदी को बचाने के लिए सबसे पहले परियोजना आरंभ की गई थी 1985 में। उसका नाम था परियोजना का गंगा कार्य परियोजना। परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण ने पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचा दी है, क्योंकि जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, तो क्या बढ़ रही है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, ठीक है, और प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिससे धीरे धीरे और नदियों में हम वाहित मल कचरा ज़्यादा से ज़्यादा फेंक रहे, औद्योगिक का जो कचरा होता है वो भी वहाँ पे फेंक रहे, जिससे क्या हो रही है, नदी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो रही है और उसको काफ़ी हानि हो रही है। भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया, जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता है। इस मिशन के अंतर कार्य प्रगति पर है। अब देखो, पहले तो 1985 में एक परियोजना प्रारंभ हुई, पर उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद 2016 में स्वच्छ गंगा भारत मिशन आरंभ किया गया, ठीक है ना। इसके अंतर्गत अभी भी कार्य क्या है, जारी है। स्थिति को भली भांति समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। कौन से शहर में सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है? उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। कानपुर उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। जो कानपुर है ना, वहाँ पर क्या है कि भाई जनसंख्या क्या सर्वाधिक है, तो कचरा और जो भी वाहित मल है वो क्या सबसे ज़्यादा वहीं पर प्रभावित होगा, जिससे क्या हो रही है, वो नदी वहाँ की जो कानपुर वाली एरिया की जो पास जो गंगा नदी बह रही है वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा दूषित हो गई। इस नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते तथा मल मूत्र त्यागते देखा जा सकता है। वह इस नदी में कूड़ा करकट, पूजा सामग्री तथा जैव अनिम्नीकरण पॉलीथीन की थैलियाँ फेंकते हैं। कानपुर में नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत क्या है, कम है, तथा नदी का प्रवाह भी क्या है, अति धीमा है। जो कानपुर में जो नदी बहती है ना, उसके जल की मात्रा क्या है, कम है, और जो नदी का जो प्रवाह है ना वो भी क्या है, अति धीमा है, जिसके कारण क्या होता है कि भाई कचरा आगे नहीं जा पाता, और कचरा वहीं पर क्या होता जा रहा है, जमता जा रहा है, और जल को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। इसके साथ ही कानपुर में 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें उर्वरक, अपमार्जक, चर्म तथा पेंट की फैक्ट्रियां सम्मिलित है। यह औद्योगिक इकाइयां विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों का नदी में क्या करती है, विसर्जन करती है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर सोचिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी के जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? गंगा नदी की पूर्व गरिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? कूड़ा करकट आदि का विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों को क्या करता है, प्रभावित करता है? बहुत सी औद्योगिक इकाइयां हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में क्या करती है, प्रवाहित करती है, जिसके कारण जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। बहुत सारी जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जो फैक्ट्रियां है, वो क्या करती है, जो रसायन होते हैं उनको क्या करती है, हानिकारक रसायनों को नदी तथा नालों में क्या करती है, प्रवाहित करती है, और जिसके कारण क्या होता है, जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। इसके कारण तेल परिष्करणशालाएं, कागज फैक्ट्रियां, वस्त्र तथा चीनी मिलें एवं रासायनिक फैक्ट्रियां हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं भाई? तेल परिष्करणशालाएं हैं, और भी बहुत सारी जो कागज फैक्ट्रियां हैं, जो वस्त्र तथा चीनी की जो मिलें हैं, और भी बहुत सारी रासायनिक फैक्ट्रियां हैं। ये उद्योग जल का रासायनिक प्रदूषण करते हैं, संदूषण करते हैं। इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड तथा फ्लोराइड होते हैं, जिनमें पौधे तथा पशुओं में अविषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण जो रसायन मिलते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, फ्लोराइड, जो रसायन मिलते हैं, इसके कारण क्या होता है कि भाई पशुओं में क्या हो जाती है, अविषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हैं। इनके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने के लिए पूर्व उपचारित करना चाहिए। इसमें क्या है कि इनके अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं, उनमें क्या बोला कि भाई उद्योगों को अपना जो अपशिष्ट कचरा है वो फेंकना है। उसे फेंकने से पहले उसे क्या करना है, उपचारित कर लेना है। पहले से उसको अच्छे ढंग से उसमें से जो क्लोराइड है, फ्लोराइड है, जो भी रसायन है, उसको क्या करना है, निकाल लेना है, जिससे क्या हो कि नदी को क्या हो, नदी में जो हानिकारक प्रदूषक है वो ना जा सके, ठीक है। परंतु प्राय इन नियमों का पालन नहीं किया जा सके, परंतु ज़्यादातर क्या इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। और अशुद्ध जल से मृदा भी क्या होती है, प्रभावित होती है। अब जितना ज़्यादा अशुद्ध जल होगा, मृदा भी क्या होगी, प्रभावित होगी, जिसके कारण उसकी अम्लता तथा कृमियों की वृद्धि में भी क्या हो रही है, निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है।
अब जिससे क्या होगा, मृदा भी क्या हो रही है, धीरे धीरे प्रभावित हो रही है। मृदा प्रभावित होगी तो मृदा की क्या होती है, अम्लता भी क्या होती है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। और जो जो मृदा में रहने वाले जो कीट जो कृमि है, उनकी संख्या में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। हमने अध्याय 1 में यह देखा कि फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशी तथा अपतरणनाशी कितने महत्वपूर्ण है। ये सभी जो हमारे जो फसलों के लिए, जो हमने अध्याय 1 में पढ़ा कि फसलों के लिए जो पीड़कनाशी हो गया, अतरणनाशी हो गया, कितने महत्वपूर्ण है। ये सभी रसायन जल में घुलकर खेतों से जलाशयों, नदी तथा नालों में पहुंच जाते हैं। ये सभी रसायन क्या करते हैं, जल में घुल जाते हैं, क्योंकि नदी जो मिट्टी होता है, मिट्टी के अंदर होता है और मिट्टी में से जल जाता है। अब जल जाता है तो जल के साथ साथ वो भी चले जाते हैं और कहाँ पर पहुंच जाते हैं, नदी नालों में पहुंच जाते हैं। ये भूमि में रिसकर भी भौम जल को प्रदूषित करते हैं। ये अब क्या है कि रसायन, कुछ रसायन तो बह के चले जाते हैं, कुछ रसायन क्या हो जाते हैं, भूमि में अब्जॉर्ब होने के बाद जो भूमि के नीचे का जो जल है ना, उसको भी क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। क्या आपने ऐसा तालाबों को देखा है जो दूर से देखने पर हरे प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत से शैवाल उनमें उग रहे होते हैं। हमने बहुत सारे तालाब ऐसे देखे जो दूर से देखने पर ऐसे लगेंगे ना, हरे हरे से। ऐसा क्यों लगता है, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उनमें क्या हो जाते हैं, शैवाल उग जाते हैं, ठीक है ना। यह उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रोजन तथा फास्फोरस जैसे रसायनों की अधिक मात्राओं के कारण होता है। ये जो शैवाल है वो क्यों उगते हैं, कि भाई ये इसलिए उगते हैं क्योंकि है ना, उर्वरकों में जो उर्वरक जो पानी के साथ बह के आए, उनमें जो उपस्थित नाइट्रेट तथा फास्फेट जैसे रसायनों की अधिक मात्राओं के, इनकी क्या होती है, मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो उग जाते हैं। ये रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। जो ये रसायन हो गया नाइट्रेट तथा फास्फेट, ये क्या करते हैं, रसायन क्या करते हैं, शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक के भांति व्यवहार करते हैं। जब ये रसायन मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। जब ये रसायन जब मर जाते हैं ना, तो जीवाणु क्या करते हैं, उनके लिए क्या हो जाते हैं, भोजन हो जाते हैं। ये अत्यधिक ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं। जो शैवाल हो गए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं, और है ना, और क्या करते थे, ठीक है, इससे तथा जल के ऑक्सीजन, अब देखो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का उपयोग ये करेंगे तो बाकी जो जीव है उनके लिए ऑक्सीजन इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन के स्तर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और जिससे जलीय जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ठीक है। कभी कभी अनुपचारित वाहित मल सीधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। कभी कभी क्या किया जाता है, अनुपचारित जो वाहित मल है, जैसे क्या है कि भाई ऐसा वाहित मल, जैसे वाहित क्या कर दिया, नदियों नालों में फेंक दिया मल को, उसके बाद क्या होता है, उसमें कुछ केमिकल्स भी होते हैं, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ें भी ऐसी होती है जो क्या करती है, जल को प्रदूषित कर सकती है। इसलिए वाहित मल को, जैसे औद्योगिक कचरा, उसको फेंकने से पहले उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से उसका क्या करना चाहिए, उसको उपचारित कर लेना चाहिए। वैसे ही जो वाहित मल होता है उनको भी क्या कर लेना चाहिए, पहले उपचारित कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी जो वस्तु है या कोई भी ऐसी जो चीज़ है जो जल को प्रदूषित कर सके, उनके साथ ना बहे, जल में ना जाए। इसमें खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्म जीव आदि होते हैं। क्या भौम जल वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकता है? कैसे? वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी हो सकते हैं। इनसे हैजा, मियादी बुखार तथा पीलिया जैसे और रोग हो सकते हैं। अब क्या है कि भाई जो वाहित मल है उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, जीवाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है, कवक हो सकता है तथा परजीवी हो सकते हैं, बहुत सारी जीव हो सकते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाता है, हैजा, हम बोलते हैं ना पानी के पीने ज़्यादा दूषित पानी पीने से हैजा हो गया। दूषित पानी कैसे, जो वाहित मल है उनमें क्या हो जाता है, जीव हो होते हैं, वो क्या पानी में रह जाते हैं, जिससे वो पानी पीता है बच्चा तो क्या हो जाता है, हैजा हो जाता है, मियादी बुखार हो जाता है, ठीक है, और पीलिया जैसे रोग हो जाते हैं। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के क्या होते हैं, सूचक होते हैं। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक है। यदि जल में ऐसे जीवाणु है, इसका अर्थ यह है कि वह जल मलयुक्त पदार्थ द्वारा संदूषित है। यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं तो हमें विभिन्न संक्रमण हो सकते हैं। हमें दूषित जल का, ऐसे वाहित मल जिसमें अनुपचारित वाहित मल प्रवाहित कर दिया, फिर उसी का हमने फिल्टर करके आगे तक पहुंचा दिया ना, तो वो क्या हो जाता है, उससे क्या बहुत सारी बीमारी। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, अगर वाहित मल जा रहा है उसको उपचारित करके नदियों में बहाना चाहिए। ओके बच्चों, तो आगे की हम पढ़ते हैं पेयजल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। देखो हम लोग जो पानी पीते हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध है, इसको भी तो हमको जांच परख करनी चाहिए कि अगर अशुद्ध जल पी लिया तो क्या होगा, हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी ना। इसीलिए हमें क्या करना है
कि उसने जो जल पिया था वह स्वच्छ था तथा उसमें कोई गंध भी नहीं थी, परंतु फिर भी वो बीमार हो गया। उसने देखा कि भाई उसने कोई जल पिया, कोई जो है उसने जल पिया और उसने क्या, उसमें कोई गंध भी नहीं आ रही थी, वो स्वच्छ भी था, परंतु फिर भी वो क्या हो गया, बीमार हो गया। तो पहेली स्पष्ट करती है कि देखने में जो जो स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोग वाहक सूक्ष्म जीव तथा घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं। अब देखो जो देखने में जो स्वच्छ दिखता है, जो तुम्हें एकदम एकदम लगता है कि हाँ भाई ये एकदम सही है, एकदम स्वच्छ जल है, इसको देखने से वो स्वच्छ लग रहा है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो जल स्वच्छ ही हो, क्योंकि उसमें क्या हो सकते हैं, घुले हुई मात्रा में क्या हो सकता है, रोग वाहक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं तथा घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं। अतः पीने से पहले जल को क्या करना चाहिए, शुद्ध करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम जल को उबाल कर शुद्ध कर सकते हैं। अगर जल को उबालेंगे तो रोग वाहक सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जो घुले हुए अपद्रव्य वो भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं पानी को उबाल कर पीना चाहिए। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। जो पीने के लिए जो उपयुक्त जल है उसको क्या कहते हैं, पेयजल कहते हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिराने से पूर्व वाहित मल उपचार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जाता है। कि मतलब नदियों में या जलाशयों में गिराने से पहले जो वाहित मल को है ना, उपचार संयंत्रों में क्या किया जाता है, जल को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार नगर निगम अथवा नगर पालिका घरों में आपूर्ति करने से पूर्व जल का क्या करती है, उपचार करती है। उपचार मतलब उसको पहले सही करती है अच्छे से, उसमें कोई भी सूक्ष्म जीव होना या केमिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए, उसको क्या करती है, उपचार करती है। आइए देखिए कि जल को पीने के लिए निरापद कैसे बनाया जा सकता है। आपने यह देख ही चुके हैं कि जब जल को कैसे फिल्टर करते हैं। अपद्रव्यों को दूर करने की भौतिक विधि है। यह अपद्रव्यों को दूर करने की क्या होती है, फिल्टर क्या होती है, अपद्रव्यों को दूर करने की भौतिक विधि। आम प्रचलित घरेलू फिल्टर कैंडल फिल्टर होता है, ठीक है ना। जो घरों में जो फिल्टर होता है उससे भी क्या हो जाता है, पानी फिल्टर हो जाता है। बहुत से घरों में निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, जिनके घरों में फिल्टर नहीं, वो क्या करते हैं, जल को उबाल कर उसको शुद्ध करते हैं। उबालने से जल में उपस्थित जीवाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्या क्लोरीनीकरण है। यह जल में क्लोरीन की गोलियां तथा विरंजक चूर्ण मिलाकर किया जाता है। अब देखो इसके अलावा भी अगर फिल्टर नहीं है तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो हमारे जो जलाशय होते हैं, हमारे घरों के अंदर जो कुंडी होती है, जो टंकी होती है, उसके अंदर क्या कर देते हैं, क्लोरीनीकरण, मतलब जो क्लोरीन की गोलियां है या विरंजक चूर्ण की गोलियां है वो क्या कर लेती है, जितनी भी जो रसायन जो केमिकल्स जो अपद्रव्य होती है उनको क्या कर लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है बच्चों, जिससे क्या हो जाता है, जल शुद्ध हो जाता है। हमें सावधान रहना चाहिए, हमें क्लोरीन की गोलियों को निर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए। क्लोरीन की गोलियां कि भाई उसको एक लिमिटेड मात्रा में डालना चाहिए, लिमिट से ज़्यादा डालेंगे तो वो क्या होगा, हानिकारक होगा। क्या किया जा सकता है, अब आगे देखते हैं कि भाई औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए, ताकि प्रदूषित जल को सीधे ही नदियों तथा झीलों में नहीं बहाया जा सके। औद्योगिक इकाइयों के लिए कि जो नियमों को क्या करना चाहिए, सख्ती से लागू करना चाहिए, ताकि क्या है कि भाई जो प्रदूषित जल है वो नदियों तथा नालों में सीधे ही ना बहाए, उपचारित करके डाले। ठीक है ना। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। जल को उपचारित करने वाले संयंत्र क्या किए जाने चाहिए, स्थापित किए जाने चाहिए। और व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की क्या करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए। जल को बेहदा फालतू के वेस्ट उसका नहीं करना चाहिए, उसकी क्या करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए, और हमें उसे बेकार नहीं करना चाहिए। कम उपयोग जल का क्या करना चाहिए, कम उपयोग, पुनः उपयोग मतलब उसका वापस उपयोग, पुनः चक्रण, ठीक है ना, पुनः प्राप्त करना और उपयोग ना करना हमारा मलमूत्र होना चाहिए। और ठीक है ना, अपनी दिनचर्या पर विचार कीजिए, क्या आप जल की बचत कैसे कर सकते हैं। धुलाई तथा अन्य घरेलू कार्यों में उपयोग हो चुके जल के पुनः उपयोग संबंधी नए नए विचारों के बारे में हम सोच सकते हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों को धोने के लिए इस्तेमाल जल का उपयोग पौधे की सिंचाई में किया जा सकता है। कि भाई जो हमने सब्जियों को धोया था तो जो जल था उसको क्या कर सकते हैं, जो पौधे हमारा गार्डन है, गार्डन में फेंक सकते हो, गार्डन में उसको है ना पौधों को दे सकते हैं वो पानी। प्रदूषण जब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई है, प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना मतलब ऐसा नहीं कि भाई हम इसे काफ़ी बचे हुए, नहीं, हम लोग इसे बचे नहीं, हम इसे पूरी तरह से जकड़े हुए हैं इस प्रदूषण से। ये हमारे दैनिक जीवन को क्या कर रही है, प्रभावित कर रहा है। जब तक हम सभी अपने दायित्व की अनुभूति नहीं करते, मतलब जब तक हम सभी ये नहीं जान लेते कि हमें जल बचाना चाहिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, कि भाई हमें ऐसे वाहनों का उपयोग करना चाहिए जो सौर ऊर्जा से चलाए जाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे वायु प्रदूषण क्या हो सकता है, कम हो सकता है, और जल प्रदूषण क्या, हम इसके प्रति जागरूक होना
होना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये प्रदूषण नाम की बीमारी हमारे यहाँ से दूर होगी। ठीक है ना। अनुभूति और पर्यावरण हितैषी प्रक्रमों का उपयोग प्रारंभ नहीं करते। हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविता क्या है, संकट में है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ये हो गया हमारा लेसन नंबर 18 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो इसके जो वीडियोस है वो हम करेंगे, इसके जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना, वो बचे हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।